हम अगर जिंदा हैं और हम अगर कौम भी हैं तो फिर हमें खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाकयात का तज्जिया करना होगा ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे खौफनाक वाकयात से बच सकें। यह हकीकत है, हादसा एकदम नहीं होता, जमाना बरसों इसकी परवरिश किया करता है और यह हादसा भी अचानक नहीं हुआ था। हमने इसे भी बाकायदा पाला था और हमने अगर अब भी वजूहात तलाश करके इनका तदारुक ना किया तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माजी से ज्यादा तबाही आएगी। हमें आज ये मानना होगा इस हादसे की बड़ी वजह बेमुहार नौजवान हैं। दुनिया में 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया था। हमारी एक पूरी नस्ल ने इस दौर में आंखें खोली। वालिदैन ने पेट काट कर उनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया और नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ जुड़ते चले गए। हमें ये भी मानना होगा कि सोशल मीडिया जहालत का बहरे बेकरां है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है और हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफरत भी मिला दी और यूं सोशल मीडिया ऐप्स नफरत और जहालत की एक ऐसी माजून बन गईं जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल ये है कि मुल्क में अखबार बंद भी हो रहे हैं और सुकड़ भी रहे हैं और किसी को जरा भी मलाल नहीं। चुनाचा आप फिर खुद फैसला कीजिए, अवाम ने मालूमात और अकल कहां से लेनी थी। इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई हैं। हमें उन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकिफ पहले लीडर थे। खान साहब ने 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स में काम किया और कमाल कर दिया। उन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बट हायर किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लॉट में उनका कोई हरीफ नहीं था। सिर्फ मरियम नवाज ने उनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताखीर के साथ मैदान में उतरी और बार बार मसलिहत का शिकार भी होती रही। नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज भा गया। खान साहब का दूसरा कमाल फौज थी। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे कि एटम बम के बाद मैं आपका सबसे बड़ा असासा हूँ और फौज ने उन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 बरसों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया। ये इक्तदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में उनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बनाकर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, जहनी और फनी रगड़ा लगाया जाता था। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए गए। आप 2011 से 2022 तक के आदादो शुमार इकट्ठे कर लें। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुल्क में 11-12 बरसों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया और वो चैनल खान साहब को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। आप अगर 2011 से 2023 तक सोशल मीडिया का तज्जिया भी करें तो आपको इल्म होगा इन 12 बरसों में आसिफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजलुर रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता और हकायक, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगेंडे को हकीकत मानते चले गए। चुनाचा आज आप किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें, ये उन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से पीटीआई के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये उसे मुल्क की तारीख का शानदार तरीन जमाना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पिट मरें, मगर ये नहीं मानेंगे। हमें ये भी मानना होगा जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबल्द थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और स्याह डाले के वजूद ही से वाकिफ नहीं थे। ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। पीटीआई की हुकूमत बहरहाल खत्म हुई और खान साहब अपनी शोहरत और हमाकत के ज़ैम में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफा था। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वजीर आजम होते या मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा भी दे दिया और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तज्जिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा था और ये इस मौके को अपने कामयाबी समझते रहे थे। इस दौरान इन्होंने अदलिया में भी अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी इनका साथ दे रहा था
और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के मौक्कलात उनके साथ खड़े थे और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला। और फिर उनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गए और ये अब बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सफारती ताकतें उनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस उनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी इसी माह हो जाएंगे और इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे? क्या हम मनहसूल कौम तौबा ताइब होंगे? क्या हम मुल्क को पटड़ी पर वापस लाने का फैसला करेंगे? और क्या हमने गलतियों के अजाले का फैसला कर लिया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर शायद इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में एहसास का ये दौरानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। 2025 तुलू हुआ नहीं और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहब या अलामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे और अवाम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे होंगे, व्हाट अ कंट्री।